देखो जी, गवर्नमेंट बजट अपना टॉपिक। गवर्नमेंट बजट सबसे पहले तो बजट के बारे में हमें क्या पता है? सर बजट के बारे में हमें ये पता है फरवरी में आता है। कब आता है सर? फरवरी, 1 फरवरी को आता है। सर बजट जैसे मान लो अभी आया 1 फरवरी 2024 को बजट आया। सर ये बजट जो है करंट ईयर की बात करता है, फ्यूचर ईयर की बात करता है? सर फ्यूचर ईयर की बात करता है। जैसे मान लो सर 23-24 था जब बजट आया, लेकिन वो बात किसकी कर रहा था? 24-25 की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? 24-25। एस्टिमेटेड इनकम सरकार क्या बोलती है बजट के अंदर के? देखो हमें ऐसा लगता है आने वाले साल के अंदर इतने हमारे पास टैक्सेस आ जाएंगे, यहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा। सर एक बार वो इनकम का बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम एक्सपेंसेस कहाँ पे करने वाले हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें जो होती है बच्चों, क्या होती है? एक्सपेक्टेड होती है। क्या होता है? सारा एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है। तो गवर्नमेंट बजट सर कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट बजट। सर कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे खड़े होके सर बोल रहे होते हैं? पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं सर गवर्नमेंट बजट। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बात, सर साल में कई बार आता है? एक बार आता है, एक बार आता है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो 2 बार आता है। जैसे इस साल इलेक्शन थे तो बजट 2 बार आया। ठीक है? क्यों सर? ऐसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल 2 बजट क्यों आते हैं? सर जैसे मान लो अभी बीजेपी की सरकार थी इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने 1 फरवरी को क्या लेकर आए सर? बजट लेकर आए। ये जो बजट जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरिम बजट। कौन सा बजट होता है? इंटरिम बजट बोलते हैं। सर ये आपके सिलेबस में नहीं बता रहा इंटरिम बजट। सर इंटरिम बजट का मतलब ये बजट है सर, अभी हमने इसको बता दिया आपको कि सर इतनी इनकम हो जाएगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे। मान लो सर मई के अंदर फिर क्या होते हैं आपके? इलेक्शंस होते हैं। मई के अंदर क्या होते हैं आपके? इलेक्शंस होते हैं। सर इलेक्शंस के बाद तुम सोचो बीजेपी ना हो कि अगर कांग्रेस आ जाती, तो क्या कांग्रेस इसके बजट को चलने देती? कांग्रेस क्या बोलती? जो बीजेपी ने बजट जो बना दिया वो सही है। वो क्या करते? हो सकता है जो बीजेपी ने जो बजट जो बनाया उसके अंदर चेंजेस करे। वो बोले कि वो एग्रीकल्चर में पैसे लगाने वाली थी, लेकिन हम एग्रीकल्चर में पैसे ना लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगाएंगे। तो फिर जो सरकार जो बन जाती है वो क्या लेकर आती है? फाइनल बजट लेकर आती है। क्या बजट लेकर आते हैं दोस्तों? फाइनल बजट लेकर आती है। ठीक है? समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस। तो 2 बजट आते हैं जब भी आपके इलेक्शन होता है। एक इंटरिम बजट होता सर है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इंटरिम बजट होता है सर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब जैसे बीजेपी थी सेलेक्ट हो गई सर सरकार के बाद, तो सर यही जो इंटरिम बजट थे इन्होंने दोबारा से ही थोड़े बहुत से क्या करे सर? बहुत माइनर से क्या करे? चेंजेस करे। और फाइनल बजट दोबारा से क्या कर दिया सर? प्रेजेंट कर दिया इलेक्शंस में अपॉइंट होने के बाद। ठीक है? बात करते हैं सर गवर्नमेंट बजट की। तो सर साल में एक बार आता है। कैसी स्टेटमेंट है सर? ये एनुअल स्टेटमेंट है दोस्तों, शोइंग आइटम वाइज। सर हर एक आइटम का क्या बताती है? एस्टिमेट बताती है, रिसिप्ट, कहां से पैसा आना है, कहां से एक्सपेंडिचर होनी है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो सर हर एक आइटम का बताया जाता है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना आ जाएगा, मेडिकल से कितना आएगा सर, रोड टैक्सेस से कितना पैसा आएगा सर, जीएसटी से कितना पैसा आएगा सर, इनकम टैक्स से कितना पैसा आएगा सर, कहां कहां पर हम लगाने वाले। तो हर एक आइटम से कितनी इनकम होगी और हर एक आइटम पे कितना एक्सपेंसेस होगा। द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट्स आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स। असली वैल्यूज नहीं होती। ये कौन सी वैल्यू होती है दोस्तों? एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है फॉर द कमिंग, आने वाला जो फिजिकल ईयर है उसके लिए। फिजिकल ईयर इज टेकन फ्रॉम सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को साल क्या होता है दोस्तों? खत्म होता है। ठीक है? गवर्नमेंट बजट आगे। बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनियन बजट बोलते हैं। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच डेट एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। जिस दिन प्रेसिडेंट बोलेगा उस दिन आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा सर? बजट। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रेजेंट करने से पहले किसका अप्रूवल लेता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट उस बजट के ऊपर क्या करता है? साइन करता है, डेट के ऊपर साइन करता है, अप्रूवल देता है, उसके बाद बजट आप प्रेजेंट करते हो। फाइनेंस मिनिस्टर मीट्स द एनुअल बजट, प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द फरवरी एवरी ईयर। क्या बताते हैं सर बजट में? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बताते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर। कि सर लास्ट ईयर हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज, और उसके हिसाब से हम क्या पॉलिसीज लेने वाले हैं आने वाले साल के अंदर। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो लास्ट ईयर की होती है, लेकिन फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होती है वो कौन सी ईयर की होती है? आने वाले सालों की दोस्तों होती है। अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है दोस्तों? सीता निर्मला रमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर। शी इज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है? चल यार, इतना गंदा बजट बनाती है, इतना बेकार टैक्स का सिस्टम कर दे, पूछो मत। उल्टी सीधी मैडम पहली बार आई, वुमेन फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई कुछ अच्छा काम कर दो ताकि आगे चल के भैया एक वो वुमेन पावर को रिप्रेजेंट करो अच्छे से। मैडम कुछ भी उठा के कुछ भी, कभी भी सपना आता है कि ये कर दो तो बस अगले दिन कर देती है। कभी भी कोई भी टैक्सेस डाल दिया, कर दिया। भाई अगर मैं बताऊं, बिजनेसमैन, सैलरी क्लास पर्सन, कोई भी नहीं छोड़ता है इनको।
हर कोई सुनाने में लगा हुआ है। लेकिन मैडम की अपनी मर्जी है भाई, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो वो बोलती है वो फॉलो करना पड़ता है फिर। लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी हमारा जहां तक एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स बदल जाएगा, पूरा का पूरा इनकम टैक्स बदल जाएगा पूरा। जैसे एकदम से जीएसटी चेंज हुआ था, बाकी सारे जो 17-18 टैक्सेस जो खत्म हुए थे, जीएसटी आया था, ऐसे ही इतना बड़ा चेंज आने वाला है अब आने वाले 2025 के अंदर। एक्सपेक्टेड है, पूरा का पूरा अप्रूवल मिल चुका है पार्लियामेंट से, सब कुछ हो चुका है, काफी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब 2025 में आने के चांसेस है। भाई टैक्स क्या आएगा कि देख, ये बोल, सरकार तो क्या बोलती है, हम टैक्स में क्यों चेंज करते हैं, ताकि सामने वाले को टैक्स पढ़ना और आसान हो जाए, लॉ पढ़ना और क्या हो जाए, आसान हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन दोस्त कॉम्प्लेक्सिटीज कभी कम नहीं होती। वो लोग क्या चाहते हैं कि तुम लोग खुद अपने टैक्सेस भर दो, या टैक्स सिस्टम इतना आसान हो जाए, बंदे घर बैठे बैठे काम हो जाए। सर जो लॉ जो है ना, देख ये जो लॉ जो बना हुआ है इनकम टैक्स का, 1970 से चला आ रहा है। अब उस लॉ के अंदर इन्होंने क्या नहीं करा, चेंजेस जो करते रहते हैं ना, तो जैसे मान ले एक सेक्शन है, सेक्शन 122, अब मान ले इसके अंदर कोई दिक्कत थी, अब इनको इसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ये क्या करती है, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 चेंज, फिर क्लॉज ए, फिर उसके बाद क्लॉज बी। तो ऐसे कर करके सेक्शंस क्या हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, क्लॉजेस जा चुका है, सब सेक्शंस में बातें जा चुकी है। क्योंकि सर हम क्या होते हैं, आज हमने कोई टैक्स बनाया, उसके अंदर कोई कमी निकल के आई, तो उस कमी को ठीक करने के लिए क्या बनाते हैं, सब सेक्शन बनाते हैं। उस सब सेक्शन की कमी को ठीक करने के लिए क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। अब लॉ क्या हो चुका है, बहुत इलेबोरेट हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, और हमें कमियां पता हो चुकी है। तो अब वो क्या करने चाहते हैं, पूरा का पूरा नया लॉ बनाना चाहते हैं, बन भी चुका है, बहुत साल पहले बन चुका था, उसकी अप्रूवल भी हो चुकी थी, बस अब सिर्फ क्या करना है सर, इम्प्लीमेंट करना है। तो जिस नहीं, जिसने पुराना लॉ जो पड़ा हुआ है, चीज रूट रूट तो क्या है, पुराना लॉ, पुराने लॉ से ही देख के क्या बना है सर, नया लॉ बना है। लेकिन हाँ सर, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अभी अगर मैं बात बोलूं दोबारा से, सीएस वगैरह को अगर देख लो, सीए स्टूडेंट को देख लो, अब जैसे मैं हूँ, मैंने जो पुराना लॉ जो पढ़ा हुआ है, अब ये वर्सेस जो नया लॉ जो आ जाएगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा सर कितने चेंजेस है, कितने चेंजेस नहीं है। और सर चीजें आसान तो नहीं होती, चीजें ऑलमोस्ट क्या होती है सर, कॉम्प्लेक्स तो होती होती है। अब जीएसटी कितने लोग खुद ही भर लेते हैं ना, दिक्कत हो जाती है। तो अभी 2025 में देखने को मिलेगा नया एकदम इनकम टैक्स फुल चेंज। टैक्स रेट तो भाई वो ही रहेंगे, अभी थोड़ी ना बढ़ेगा टैक्स रेट, तो फिर बजट के टाइम ही बढ़ता है, और बढ़ना होता है ऑलरेडी भाई। 40%, 40% का स्लैब रेट अगर तुम इंडियन कंपनी से लोगे तो क्या होएगा, 40%, 30%, ये स्लैब रेट है। मतलब अगर तू ये सोच, अगर तूने 1 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर कमा लिए, तो नाना करते हुए भी 40 लाख रुपए से, 35 लाख से 40 लाख रुपए सरकार को फ्री में देकर आएगा। बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स। चलो आगे चलते बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, सर ये जो गवर्नमेंट बजट है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे सर, ऑब्जेक्टिव तो पूछा गया होगा। सबसे पहले सर जो बजट लाने का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सर कुछ नहीं होता, सिर्फ रेडिया बढ़ती जा रही है, आप देखोगे आसपास सिर्फ रेडीज पे रेडी क्या होती जा रही है दोस्तों, बढ़ती जा रही है। और रेडिया क्यों बढ़ती जा रही है इतनी रोड साइड, क्योंकि सर उनके पास जॉब ही नहीं है ना। अब जॉब नहीं है तो क्या करे सर, दुकान खरीदेंगे, रेंट देना पड़ेगा, तो सर इससे अच्छा क्या डाल देते हैं सर, एक कार्ड डाल देते हैं सर, अपनी डीडी डाल देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा किसको देना पड़ेगा, सब पुलिस वालों को देना पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाता है सर, कम से कम कुछ इनकम स्टार्ट हो जाती है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर तो भाई वो जो बनाते हैं, देखते नहीं हो तो वीडियो वीडियो, चाय के अंदर फैंटा डाल रहे हैं, केला डाल के चाय बना रहे हैं सर, पता नहीं क्या क्या, यूनिक दिखने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहने की बात है दोस्तों, आपकी खुद जॉब आप लोग क्या कर सकते हो सर, पा सकते हो, सरकार नहीं दिलाएगी आपको जॉब। तुम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हो कि गवर्नमेंट हमें जॉब दिलवाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कैपेबल हो तो खुद अपनी जॉब ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक देखो क्या लिखना है इसके अंदर, सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे सरकार क्या बनाती है, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बना रही है, क्रिएट जॉब्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्कफोर्स। अब सरकार ने क्या बोला, मैं हाईवे बनाऊंगा 500 किलोमीटर का, तो सर काफी लोगों को क्या मिलती है, जॉब्स मिलती है सर। स्किल्ड लोगों को भी मिलती है, सेमी स्किल्ड को भी मिलती है, अनस्किल्ड को भी मिल जाती है। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। तो रूरल अर्बन एरियाज के अंदर सरकार कुछ स्कीम्स भी लेकर जाती है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो ये क्या लेकर आई सर, स्कीम लेकर आई। ये क्या बोलता है कि बंदे को 100 दिन का तो वेज एम्प्लॉयमेंट क्या देंगे, हम देंगे, 100 दिन की जॉब हम देंगे, 365 दिन में से, मतलब 100 दिन के पैसे हम तेरे को देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को जॉब दिलवाएंगे 100 डेज के लिए। तो ये क्या है सर, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज क्या बोलना चाहता है, ध्यान से देखना बच्चों।
आप क्या करते हो सर, डिफिकल्ट चीज को देखते हो, उसको लर्न नहीं करते, लेकिन लर्न यही करना पड़ेगा थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कनिष्क भाई याद है कुछ एग्जांपल्स? कुछ याद है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के कुछ एग्जांपल जिससे रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो सकती है? सबसे पहली बात सर, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है? रीजनल डिफरेंसेस। दिल्ली के अंदर आज जितने हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज बिहार में नहीं है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में नहीं है। तो इन सारे जो डिफरेंसेस है, इसको अपने को क्या करना है? खत्म करना है। तो सरकार कैसे खत्म करती है? अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से और अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। एक्सप्लेन करो थोड़ा, जैसे एग्जांपल देके। हाँ, जैसे सरकार ने क्या बोला, जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन, मैं दिल्ली के अंदर एक क्या खोलना चाहता था? फैक्ट्री। तो सरकार को मैंने बोला मेरे को दिल्ली के अंदर फैक्ट्री खोलनी है। सरकार ने मेरे को बोला भाई एक काम कर, तू वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोल, हम तेरे को लैंड क्या दे देते हैं? फ्री दे देते हैं, या 5 साल तक जो भी तू कमाएगा वहां पे हमें क्या मत दियो? टैक्सेस मत दियो। तो ये सरकार की कौन सी पॉलिसी होगी? टैक्सेशन पॉलिसी होगी। सरकार ने बोला 5 साल तक जो तू वेस्ट बंगाल में कमाएगा फैक्ट्री लगा के, हमें टैक्स नहीं चाहिए। मजे की बात होगी। फिर सरकार ने क्या बोला एक्सपेंडिचर पॉलिसी में? जमीन हम देंगे। तो सरकार ने जमीन के ऊपर क्या करा सर? खर्चा करा। मैंने तो जमीन नहीं खरीदी थी, लैंड किसने दी मेरे को? गवर्नमेंट ने दी। तो सर अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से, एक्सपेंडिचर पॉलिसी से गवर्नमेंट एनकरेज करती है सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स में फैक्ट्री लगाओगे तो आसपास के लोगों में क्या होगी सर? डेवलपमेंट होगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पैसे आएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एससीजेड इन द बैकवर्ड। एससीजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द बैकवर्ड रीजन्स फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? यस। फिर बात करते हैं सर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। सर जो अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है सर, उसका सर, अगर मैं बात बताऊं, आजकल जो तुम यूट्यूब यूट्यूब देखते होगे, तो तुम्हें ये चीज तो पता होगी कि सर सारा का सारा गेम किसका है? माइंडसेट का। सारा का सारा गेम किसका है? माइंडसेट का। अभी आप लोग देखो, या मैं अपनी भी बात करूं, हम लोग जनरली पैसा किस चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? तो मोबाइल फोन खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ये सारी एसेट्स कैसी है? डिप्रिसिएटिंग एसेट है। सर समय के साथ साथ वैल्यू क्या होती जाती है सर? खत्म हो जाती है, और एक बार को क्या हो जाती है सर? जीरो हो जाती है। लेकिन भाई अगर हम रिच पर्सन की बात करें, तो भाई वो पैसे से क्या खरीदते हैं सर? एसेट्स खरीदते हैं, जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम या तो इंक्रीज होती है, या फिर वो एसेट आपको क्या करके देती है सर? कमा के देती है। वो क्या करके देती है दोस्तों? आपको कमा के देती है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अमीर बंदे ने तो 2 करोड़ रुपए कमाए, तो वो तो एक बिल्डिंग खरीद सकता है, और उससे उसके पास कौन सी इनकम आ जाएगी? रेंटल इनकम आ जाएगी। अब सर सोचो, हमारे पास तो सिर्फ जो कमाई जुआई कितने पैसे सेविंग करने के लिए? 10,000। तो हम ऐसी कौन सी एसेट खरीद ले जिससे हमारे पास क्या आ जाए सर? रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाए। आपको पता है, आपको पता है ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है। 2,000 रुपये आपके पास या 1,000 रुपये है, आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर क्या खरीद सकते हो सर? दुकान खरीद सकते हो। और आपके पास क्या आएगा सर? उसका पैसा आएगा रेंट का। सर ऐसे कैसे? तुम सोचो, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसको बोलते हैं आरईआईटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आरईआईटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब क्या होता है, तुम्हारे पास तो 1,000 रुपये है ना, तुम्हारे पास कितने पैसे है? तुमने बोला सर हमारे पास 1,000 रुपये है। अब दुनिया में ऐसे लोग तो है नहीं जिनके पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं, काफी सारे लोग हैं जिनके पास 1,000 रुपये हैं। तो मान लो 1 लाख लोग हैं जिनके पास सिर्फ कितने पैसे हैं? 1,000 रुपये। और वो क्या खरीदना चाहते हैं सर? एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं। तो 1 लाख लोगों के पास अगर 1,000 रुपये हैं, तो कितने पैसे हो गए दोस्तों? 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपए हो गए। अब ये सारे के सारे लोग अगर अपने पैसे को जोड़ दे, तो 10 करोड़ के अंदर कम से कम भी नहीं तो 5 दुकानें आ जाएंगी। कितनी दुकानें आ जाएंगी? 5 दुकानें आ गई। मान लो 2 करोड़ की एक दुकान है, कितनी दुकान आ गई? 5। अब ये आरईआईटी एक तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी है। मान लो मैं आरईआईटी हूँ, तुम लोगों के पास 1,000 1,000 रुपये, 1 लाख लोगों के पास 1,000, तुमने मेरे को पैसे दिए, मेरे पास कितने पैसे आ गए? 10 करोड़ रुपए आ गए। मैं 10 करोड़ लेके 5 दुकानें खरीद ली, हर एक दुकान से 1 लाख रुपए का महीने का क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। तो कितने हो गए दोस्तों? 5 लाख रुपए हो गए महीना। अब इस 5 लाख रुपए को मैं बीच में अपनी थोड़ी सी कमीशन रख के, ये 5 लाख रुपए कितने लोगों में बांट दूंगा? 1 लाख लोगों में बांट दूंगा। तो हर महीने की आपकी क्या स्टार्ट हो गई सर? इनकम स्टार्ट हो गई। हर महीने की इनकम क्या होगी सर? आपकी स्टार्ट होगी। तो जो रेंट जो आया, कंपनी ने थोड़ी सी कमीशन रखी, और बदले में वो रेंट क्या कर दिया? आपको बांट दिया। तो आपने बोला कि सर मैं एक दुकान का क्या हो गया? ओनर भी हो गया, और मेरे पास क्या आ रहा है सर? रेंट भी आ रहा है, मात्र कितने पैसों से? 1,000 रुपए से। ठीक है, क्या हुआ? परसेंट है परसेंटेज सर।
जो भी है, कहने की बात क्या है, चीजें तो मैं कह रहा हूँ, तुम कौन सा 1,000 रुपये लगाओगे? लगाने वाले बंदे ज्यादा कर सकते हैं, तो अगर 10 लाख रुपए लगा दिए कर दिए तो उससे फिर पैसे भी तो ज्यादा आ जाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्कीम भी होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ द रिच एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्सेस ऑन द रिच। भैया अमीर लोग जो है उनसे पैसा खींचो, उनसे पैसे लिया उन्होंने ज्यादा टैक्स लगा के, अब वो क्या होते हैं ना दोस्तों, चिढ़ जाते हैं अमीर। होएगा ही सर, क्यों नहीं होगा सर? सर वो भी फ्री का थोड़ी ना कमा रहे हैं, वो भी तो मेहनत से कमा रहे हैं ना सर। अब उनसे आप लोग इतना टैक्सेस ले रहे हो, और बदले में देखो ना, सबके लिए सड़कें तो वही है, उसके लिए अलग अलग सड़क तो नहीं बनी हुई कि सर वो 2 करोड़ का टैक्स भर रहा है तो उसकी अलग सड़क है सर, उसकी हवा अलग है सर। अब वो बोलेगा मैं इतना टैक्स भरता हूँ लेकिन इंडिया के अंदर मेरे को अच्छी रोड्स नहीं मिलती, अच्छी एयर क्वालिटी नहीं मिल रही, अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही गवर्नमेंट की, तो वो लोग फिर क्या करते हैं ना, विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर वो इंडिया छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि जब इतने पैसे कमा रहे तो ऐसी जगह पर जाएं, कम से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़े। कनाडा चले गए तो भैया वहां पे AQI तो कंट्रोल में है, सर्विसेज तो अच्छी है, ओवर पॉपुलेशन तो नहीं है, ओवर क्राउडेड तो नहीं है। समझ रहे हो? इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ द रिच एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। तो सरकार के पास जो पैसे आते हैं टैक्सेस के, तो वो किसके ऊपर लगाती है सर? पुअर पर्सन के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है, ताकि जो पुअर पर्सन है उनको क्या मिले, फैसिलिटीज मिले, और जिस पर्सन से थोड़ा सा टैक्सेस खींच ले तो वो थोड़े से नीचे आ गए। तो सर हमें दोनों को क्या करना है सर, इक्वल स्टेज पर लेकर आना है सर, लेकिन कभी इक्वल आ नहीं सकते सर। Management of the public enterprise, management of public enterprises, their public sector industries which are established and managed for the social welfare of the public, management of public companies, सरकार की अपनी companies, there are public sector industries which are established and managed for the social welfare of the public। अब तुम देखो यार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर देख रहे हो, क्या तेजी से गिर, 2% आज फिर दोबारा से गिर गया। रीजन क्या? वॉर? नहीं, क्रूड ऑयल। भैया रिलायंस के पास सबसे मेजर जो प्रॉफिट जो आता है वो कहां से आता है? रिलायंस रिफाइनरी से आता है। जियो दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा कहां से बिजनेस आता है? रिफाइनरी से। और रिफाइनरी में सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? क्रूड ऑयल। और कल को अगर उसकी इंपोर्ट खत्म हो गई तो रिलायंस के पास बिजनेस ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पीछे से अगर क्रूड ऑयल ही नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल ही आने में अगर दिक्कत हो रही है, तो आगे वो पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करके कैसे बेचेगा? समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए उसका शेयर क्या कर रहा है सर, तेजी से नीचे जा रहा है। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द, अब देखो रिस्क लेने वाले हैं, या तो अभी खरीद लेंगे ये सोच के कि चल, मेरे ख्याल 2600 रुपये कुछ का आ गया भाई, 3100 रुपये से 2600 रुपये, 500 रुपये सीधा सीधा नीचे चल रहा है। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग सच एंटरप्राइज एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो सर बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट कंपनीज, या तो हमें गवर्नमेंट कंपनीज को मैनेज करना है और उनको क्या प्रोवाइड करनी है, फाइनेंशियल हेल्प। दोस्तों, आप जब IRCTC पे रेलवे की टिकट जब बुक करवाते हो, हेलो 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 हेलो, अरे तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी बता रहा हूँ इसके अलावा, IRCTC पे कभी टिकट्स बुक करवाई है रेलवे की? अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर एक लाइन लिखी होती है कि आप जो एक टिकट जो बुक करवा रहे हो ना, उस एक टिकट के ऊपर हमें 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, या कभी वो लिखता है 120 का नुकसान हो रहा है, 150 का नुकसान हो रहा है, हर एक टिकट पे। हर एक टिकट पे एक लाइन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है कि आपने जो टिकट जो बुक करवाया उस IRCTC को क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। क्यों होता है ऐसा? हम लोग जो ट्रैवल जो कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेलवे किस पे चलती है, प्रॉफिट पे चलती है, लेकिन रेलवे आज तक भी किस पे नहीं आई है, प्रॉफिट पे नहीं आई। रेलवे का हर साल क्या रहता है सर, लॉस रहता है। अगर देखें एक बार देखें क्या कुछ लॉस वॉस कुछ खत्म हुआ, नहीं हुआ? हाँ, इंडियन रेलवेज लॉस। देखो सर, as per the Controller and Auditor General of India (CAG) reported Parliament, there was a loss of 68,269 crore in all types of passenger services in 2001-2020। मतलब सरकार जितने भी पैसेंजर सर्विसेज चला रही है, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो आपका जो भी ट्रांसपोर्ट वो चला रही है, चाहे वो रेलवे चला रही है, मेट्रो तो सरकार की नहीं है, तो सर उसको कितने का लॉस है? अब सरकार की थोड़ी ना, प्राइवेट वालों का ज्यादा हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर आप रेलवे पैसेंजर का अगर आप देखोगे 21-22 का जो लॉस, तो देखोगे कितना बड़ा लॉस, 68,269 करोड़ का क्या है लॉस। तो आज तक भी रेलवे किस में नहीं आ सकी सर? 21-22 इंडियन इंडियन रेलवे का यहाँ पर देखो ना कितना, 15,024 करोड़ का तो सिर्फ रेलवे का लॉस है, 15,000 करोड़ का लॉस।
समझ रहे हो? तो जितनी भी आप टिकट बुक करवाते हैं ध्यान से देखोगे तो उसमें अंदर लिखा होता है, हर हर टिकट का अलग होता है। आप थर्ड टियर बुक करवाओगे, सेकंड क्लास बुक करवाओगे, फर्स्ट क्लास बुक करवाओगे, तो लिखा होता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता, इनको ऐसे लिखना नहीं चाहिए भाई। मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना भाई, मेरे को क्यों बता रहा है कि तेरे को लॉस हो रहा है? मैं तो अपने पूरे पैसे दे के जा रहा हूँ। भाई बीच में चढ़ जाते हैं। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और उसको क्या करना, सर चलाना, बहुत पैसे लगते हैं, इतने सारे इंप्लॉइज है। नेटवर्क छोटा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। नेटवर्क बहुत बड़ा है। लोग बाग बीच में आज भी चढ़ जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, टीटी उनको बिठा लेते हैं, अपनी जेब में पैसे डाल लेते हैं, वो ट्रेवल करके चले गए सर। ठीक है, वो पैसा सरकार तक नहीं पहुंचा, किसकी जेब में पहुंचा? टीटी की जेब में पहुंचा। और भी बहुत चीजें जिसकी वजह से क्या रहता है सर। और दूसरा मेन बात, सबसे मेन बात पता है क्या है? पुराने जो बंदे थे लालू प्रसाद यादव जैसे, जिनको ए तक बोलना नहीं आता था, एबीसीडी तक बोलने नहीं आती थी, अब उन्होंने जो लॉस कर दिया, मान लो 30,000 करोड़ का लॉस करा। अब जो नया बंदा जो आया, जो नई सर्विसेज जो आई, अब जैसे वंदे भारत आपकी ट्रेन है, अब उसके अंदर आप ये देखो, आपका टाइम बच रहा है। पहले की ट्रेनें बहुत स्लो चलती थी भाई, बहुत स्लो चलती थी, बहुत स्लो चलती थी। मतलब आपको इधर उधर जाना है तो दो दो दिन मान के चलो ट्रेन में चलो। ट्रेन की स्पीड जो पहले 60 किलोमीटर की, 70 की होती थी, अब 120 130 पे चलती है। टाइम बच रहा है, पैसे को ज्यादा ले रहे हैं। अब बेटा जो लॉस जो है ना, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। लेकिन पुराने वालों ने जो गलती जो कर दी, मान लो अगर ये 28,000 करोड़ का लॉस था, तो आज भी कितने पे खड़ा हुआ है? 15,000 करोड़ पे। ये एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, एक साल में तो खत्म होगा नहीं, 10 साल लगेंगे इसको खत्म होने में। समझ? अब अगर इतना लॉस हो रहा है, तो तुमने ये चीज सोचा है, इस लॉस की भरपाई के लिए हमने क्या खरीदा होगा? लोन लिया होगा रेलवे को चलाने के लिए। तो लोन लिया होगा, तो लोन के ऊपर तो क्या जा रहा होगा? इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। तो मेरे को कमाना भी है, आज के खर्चे भी निकालने हैं, और पुराने जो मिनिस्टर लोगों ने जो पाप जो करे, उनका पाप का घड़ा भी मेरे को ही भरना है। समझ रहे हो? और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। वो 15,000 करोड़ का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो खत्म करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म करना है। तो एक दिन खत्म नहीं होगा, काफी साल लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर जिस हिसाब से रेलवे की ग्रोथ चल रही है, हुआ तो फटाफट क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है, लोग बाग यूज करने लग गए अब ट्रेन वगैरह ना अच्छे से, और दूसरा टाइम बच रहा है फिर, जो पहले इतना टाइम जो लगता था, अब बच रहा है ना, इसलिए। अच्छा। अरे मेट्रो की भी कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, दिल्ली में तो भाई वरदान है मेट्रो, बहुत बढ़िया। तुम लोग अभी जब अपने 12th के बाद जब निकलोगे ना बाहर, तो तुम्हें मेट्रो ही यूज करनी है हर जगह, और इतना बढ़िया पूछो मत। मैंने जितनी भी अपनी सीए की क्लास ली, सारा का सारा मेट्रो में दनादन दनादन दनादन, कितने कम पैसों के अंदर सारे काम हो जाते थे। इकोनॉमिक ग्रोथ मेट्रो से बढ़िया कोई चीज नहीं। वो अलग बात है कि अब क्या है कि सर, इतनी इन्होंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ हो जाएगी मेट्रो में, तो जो रेड लाइन है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कितने कोचेस चल रहे हैं? 6 कोचेस चल रहे हैं। अब जो जरूरत है कितने कोच की? 8 कोच के, लेकिन 8 कोच वो चला नहीं सकते, क्योंकि जो पिलर जो बने रखे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6 कोच को हैंडल कर सकते हैं। 8 कोच अगर वो चढ़ा देंगे तो दिक्कत है कि कल को पिलर वगैरह ना गिर जाए। तो इसलिए 6 कोच में अब क्या होती है, ओवर क्राउडिंग होती है। तो कभी इन्होंने ये प्लान करके नहीं बनाया था कि भाई 8 8 कोच चलाने पड़ेंगे, तो उन्होंने 4 ही थे पहले तो, 4 के बाद उन्होंने क्या कर दिए, 6 कर दिए। अंडरग्राउंड जो चल रही है वो 8 चल रही है। अंडरग्राउंड चल सकती है क्योंकि उसमें कोई पिलर तो है नहीं, इसलिए। चलो, और आने वाले टाइम में भीड़ तो बढ़ेगी। अंडर वाटर, उसका मेरे को आइडिया नहीं भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट एंड अदर इंसेंटिव्स फॉर द प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स। इकोनॉमी को क्या करना है सर, ग्रोथ करना है, तो टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट का मतलब क्या होता है? टैक्सेस को सस्ता करना। अगर देखो ना, अगर टैक्सेस कम हो गए तो आपकी जेब में पैसे बच जाएंगे, सरकार को कम पैसा गया तो आपकी जेब में पैसा बच गया, और आपकी जेब में जो पैसा जो बच गया तो सेविंग्स कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स या फिर कुछ अदर बेनिफिट दे सकती है फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स, तो आप जो पैसा बच गया उसको प्रोडक्टिवली कहीं और यूज कर सकते हो। इट कैन स्टिमुलेट, क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर आपसे कम टैक्सेस लिया तो सेविंग्स हो जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी enhances द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है तेजी से। अब तुम सोचो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है तो सर सीमेंट भी चाहिए, सर स्टील भी चाहिए, सर काफी तरीके की क्या चाहिए होती है, सर रॉ मटेरियल लग जाता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये आगे चल के और चैप्टर्स में भी आपका क्या हुआ था दोस्तों, यूज हुआ था, है ना, याद है?
चलो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या है दोस्तों, या तो महंगाई बढ़ रही है या फिर चीजें क्या होती है, सस्ती होती है। या तो महंगाई होती है या चीजें क्या होती है, सस्ती होती है। सर महंगा होने का एक ही रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और चीजें सस्ते का होने का मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होना मतलब लोग बाग चीजें क्या कर रहे हैं सर, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं एज कंपेयर टू सप्लाई। मान लो सर ये पेंसिल है, पेंसिल खरीदने वाले 1 लाख लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पेंसिल सिर्फ कितनी है, 1,000। तो अब क्या होएगा सर, यहाँ पे वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अब जैसे आईफोन 16 प्रो मैक्स ब्लैक में बिक रहा है या ब्लैक में बिक रहा है। अब तुम सोचो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें बोला जाता है पॉवर्टी है, तो आईफोन 16 स्टॉक आउट नहीं हुआ जो सबसे सस्ते वाला था। जो स्टॉक आउट जो हुआ वो 16 प्रो मैक्स स्टॉक आउट हुआ। सबसे पहले जो बिका वो कौन सा फोन बिका, 16 प्रो मैक्स। भाई साहब, मतलब हम तो सपने लेते रह जाते हैं ऐसे फोन के, और लोग बाग 16 प्रो मैक्स तो ऐसे खरीद के भागे, हम तो स्पेलिंग भी नहीं आती। 16 प्रो मैक्स, हाँ जैसे सुना हो भाई। ऐसे ऐसे बंदे देखो, बोलना नहीं चाहिए, मतलब लाइन में खड़े हो जस्ट बिकॉज, पता है क्या, क्योंकि उनके जेब के अंदर पता है क्या है, क्रेडिट कार्ड। बस अगर ये हट जाए ना, तो लाइन में जो है ना 10% रह जाए, 90% लोग तो चले ही जाए। अब उनका क्या है ना, मैं रील देख रहा भाई, उसमें लिखा हुआ मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदा मात्र 13,000 रुपए में। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। अब मैंने उसकी रील खोल के देखी, मैंने 13,000 रुपए में आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो उसने लिखा देखो ये जो है ना मेरी ईएमआई है, और मेरे को 10 ईएमआई देनी पड़ेगी, तो 1,30,000 रुपए का पड़ेगा। तो मैं गया स्टोर के अंदर, मैंने फोन खरीदा, उसने पैसे मांगे 1,30,000। मैंने कहा ले कार्ड। तो कार्ड से कितने पैसे कट गए, 13,000 रुपए कट गए। और मैं क्या ले आया अपने घर पे, 16 प्रो मैक्स। अबे ये कौन बताएगा कि अगले 9 महीने में कितने पैसे कटेंगे, 13,000 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या पड़ गया फिर, 1,30,000 रुपए। और पहले तो नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलती थी, अब तो नो कॉस्ट ईएमआई भी खत्म कर दी। क्योंकि लोगों को पता है क्या लगाना था, एक वो चस्का लगाना था चीजों को, परचेसिंग पावर को खरीदने का। देखो एक जो ना इल्यूजन, भ्रम, हिंदी में एक वर्ड है भ्रम, कि हम उस चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है, उन लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है, वो 1,30,000 रुपए देकर क्या खरीदना है, सीधा फोन खरीदना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है महीने महीने के 13,000 तो निकाल ही लेंगे ना। महीने महीने के कितने पैसे निकाल लेंगे सर, 13,000 रुपए निकाल ही लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त 13,000 रुपए यही अगर आप इन्वेस्ट करते हो कुछ कर, 1 साल के बाद कीमत आधी है, 50% डिप्रिसिएशन है सीधा, 50%। लेकिन कौन समझाए। तो 100 रुपए दिन पे फोन मिल रहा है, ऐसे भी आता है। हाँ, रेंट रेंट पे फोन मिलता है, वो बढ़िया भाई। फोन को इस्तेमाल करो 30 दिन, उसके बाद वापस करो, उससे ज्यादा का चस्का नहीं होता। बस शुरू शुरू में आपको लेना होता है, करना होता है, तो वो एक हाइप सी हो जाती है, उसके बाद लगता है यार क्या ही था, क्यों ही ले लिया, रिग्रेट होता है फिर उसके बाद। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो क्या कहना चाहते हैं सर, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई चीजों की। इतना तो फोन भी नहीं था मार्केट के अंदर जितनी डिमांड हो गई, तो अब फोन किस में बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। तो सर चीजें क्या होगी सर, इन्फ्लेशन होगी। क्या होगी सर, इन्फ्लेशन होगी। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी। तो इस टाइम पे सरकार को क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो डिमांड तो कर रही है उसको अपनी डिमांड क्या कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। पब्लिक सिर्फ डिमांड करती रहे, लेकिन सरकार क्या नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या ना हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस। प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, महंगाई कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड किससे है, एग्रीगेट सप्लाई से। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। सरकार खुद का खर्चा क्या कर दे, खत्म कर दे। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मतलब चीजें इतनी सारी पड़ी हुई लेकिन बिक नहीं रही, क्या नहीं हो रही, बिक नहीं रही। तो अब सरकार क्या करती है, उन सामान को और सस्ता कर देती है, टैक्सेस कम करके। उन सामान के ऊपर क्या कर दिया, और सस्ता कर दिया, टैक्सेस को कम करके सब्सिडी दे दी उस सामान के ऊपर। कि सरकार पहले उस पर ज्यादा टैक्स लेती थी, अब टैक्स ही नहीं ले रही, चीज सस्ती हो गई तो लोग बाग आएंगे और क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये जो डिमांड जो कम हो गई है, इस डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया टैक्सेस को कम करके। और इस टाइम पे अब कौन भी डिमांड करने लग जाता है, गवर्नमेंट ज्यादा डिमांड करने लग जाती है, क्योंकि चीजें क्या है दोस्तों, सस्ती है, सस्ती। ठीक है, चलो अब तुम देखो, लास्ट ईयर सिल्वर का जो प्राइस जो था दोस्तों, लास्ट ईयर मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, 1 केजी जो सिल्वर जो था, सिल्वर 1 केजी सिल्वर था 67,000 का या 65,000 का लगभग चल रहा था। आज जो सिल्वर का जो प्राइस है बच्चों, 65,000 की जगह ये लगभग लगभग 87,000 से 90,000 के बीच में चल रहा है। 65,000 की चीज लगभग कितने की हो गई, 90 है।
मतलब अगर तुमने लास्ट ईयर आईफोन ना लेकर एक सिल्वर का 1 किलो चांदी खरीदी होती तो कितने की होती? 90,000 रुपए की होती। लेकिन अगर तुमने आईफोन खरीदा होता 65 का, आज वो कितने का होता दोस्तों? 40,000 रुपए का भी बिकना मुश्किल हो जाता। तो तुमने एक्चुअल में अगर देखोगे तो कितने पैसे कमाए? 50,000 प्रॉफिट। समझ रहे हो? और बेटा ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, अगर तुम परसेंटेज में निकालोगे तो बहुत बड़ी परसेंटेज है। ये कम से कम 10 साल के एफडी के पैसे हैं, जो कि 1 साल में चांदी ने और सोने ने जो दिए। निकाल के देख लो, 60-70% रिटर्न जाएगी 1 साल के अंदर। 1 किलो, 1 किलो गोल्ड नहीं, सिल्वर। सिल्वर दोस्त, सिल्वर। गोल्ड नहीं, सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड ने लगभग सेम सेम वो दिया है परसेंटेज रिटर्न। लेकिन क्या है कि देख, गोल्ड में पैसे लगाने क्या थे महंगे। नहीं 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 भाई, गोल्ड तो 1 किलो जाएगा 77 लाख रुपीस का। टैक्स लगा के गोल्ड 80,000 रुपए तोला हो चुका है। 80 है। अब 75 आ गया होगा, लेकिन अभी बढ़ जाएगा फिर। चलो, तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन जब चीजें क्या हो जाती है, जब डिमांड कम हो जाती है किससे? सप्लाई से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपना खुद का खर्चा बढ़ाती है, सरकार डिमांड करती है इस टाइम पे, और लोगों को क्या देती है? टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, ताकि चीजें सस्ती हो जाए, लोग बाग ज्यादा डिमांड करें। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंदर क्या है? रीएलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि क्या हो? प्रॉफिट भी मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रॉफिट भी मिल जाए, और लोगों का क्या हो जाए? भला भी हो जाए। थ्रू कैसे? टैक्स कंसेशन देके, सब्सिडीज, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सर वही टैक्स कंसेशन देके, कुछ लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करके, या डायरेक्टली सामान बना के बीच में इंटरमीडियरीज को हटा के रीएलोकेशन ऑफ क्या करा है सर हमने? रिसोर्सेज को। ये क्या है सर? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है आपके किसके? गवर्नमेंट बजट के। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हेडिंग्स है गवर्नमेंट बजट के। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बड़े। ठीक है, बोलो जी, याद रह जाएगी? पलक आपने पहली बार पढ़ा ना मेरे से गवर्नमेंट बजट। हेडिंग डाली क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बच्चों कुछ नहीं तो कम से कम हेडिंग्स ही लिख लो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की एक बार को, याद से। हाँ जी, लिखा बेटा? ये लो, बाकी की 3 हेडिंग्स लिखो एक बार। इन सबने तो कर रखा है, एक बार लिखोगे तो थोड़ा सा याद भी होता है। हैं? कल क्यों नहीं आए तुम? अच्छा, क्या कह रहे हैं? अकाउंट्स मत पढ़।
हाँ, होमवर्क क्या हुआ, क्या हुआ? हाजी तू कल बड़ा चेक रहा था। हाँ जी, हाँ जी लिखा। चलो जी आगे चलते। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। दो तरीके बजट होता है। एक होता है दोस्तों आपका रेवेन्यू बजट, एक होता है दोस्तों आपका कौन सा बजट, कैपिटल बजट। एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कौन सा बजट है, कैपिटल बजट है। पाजी तेरे दोस्त का है, आया नहीं? पाजी तेरे दोस्त नहीं आया? चलो, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में कनिष्क कनिष्क क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में? इसका पेपर एक होगा, इससे पूछो ना इसका बायला तो बायला करना ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब जैसे नहीं कैपिटल रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस है? कैपिटल बजट मशीनरी, अरे अबे यार ये ले देखो, पढ़ो जी। रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राची एक एग्जांपल दे सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो छोटे मोटे खर्चे और रेगुलर नेचर के जो खर्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो आपकी बिजनेस है, जो आपकी इनकम जो आती है, जो आपका जो मेन बिजनेस है उससे जो इनकम जो आई वो क्या है, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, प्रीत को तुमने परेशान कर दिया, प्रीत को गुस्सा आ रहा है। नहीं तुम ज्यादा बोल रहे हो बच्चे, हल्ला ज्यादा मचा रहे। रेवेन्यू बजट हैज टू कंपोनेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यस। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिट्स एंड द एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो ध्यान से मेरी बात सुन। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता है। कैपिटल बजट कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है। अब सर इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि सर रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, revenue receipts refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government। पैसा आ रहा है, those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government। समझा इसको? बता क्या लिखा है? हाँ, और इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोस रिसिप्ट व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। मतलब सर अगर मैंने बैंक से लोन लेकर पैसा लिया, क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं सर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, बिकॉज उससे मेरी क्या बढ़ गई दोस्तों, लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर मैंने अपने बिजनेस के अंदर कोई सामान बेचा और उससे मेरे पास पैसे आ गए, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है? यस सर, क्योंकि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी उससे, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी। नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट। सर मेरे पास एक एसेट थी, मान लो ये चेयर थी, मैंने इस चेयर को बेच दिया रितिका को, 100 रुपए में रितिका क्या लगी, चेयर। मेरी जेब में कितने पैसे आ गए दोस्तों, 100 रुपए आ गए। क्या ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है? दोस्तों क्या मैं तुम्हें शक्ल से फर्नीचर वाला दिख रहा हूँ क्या, चेयर वेयर बेचने वाला? नहीं सर, मेरा बिजनेस नहीं है सर, सर मेरा ये बिजनेस नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे आए और उससे अगर आपकी एसेट्स कम हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है सर। या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो भी क्या नहीं है दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। मतलब पैसे आए उसकी दो कंडीशन है, ना तो लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए सर पे, ना मेरी एसेट कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोस्तों क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। ये कैसे नेचर है, रेगुलर नेचर है, रेकरिंग इन नेचर, बार बार देखने को मिलता है। गवर्नमेंट रिसीव देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उससे जो पैसे जो आ रहे हैं दैट इज आपका रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट के पास दो जगह से पैसे आते हैं, एक तो टैक्स आता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ जी फोन चला लो बेटा, S23 अल्ट्रा, 24 24 है 23 है, 24 अल्ट्रा।
अच्छा है 50%, उसने तो ले लिया ना, अब क्या है। वो कह रहे थे सर आपसे 11th 12th पढ़ूंगा फिर आपको फोन गिफ्ट करके जाऊंगा। चलो। हाँ ये रेगुलर होती है। कौन सी गुलाबी बाग वाला? दिवाली मेला, हाँ हाँ अभी भी हुआ था। वो तो कैपिटल रिसेप्ट है दोस्त, वो रेगुलर नेचर थोड़ी ना। अब भाई अगर वो रेगुलर हो जाता तो मैं कुछ और होता ना फिर। वो फिर मैं दिवाली में नहीं कर रहा होता ना, फिर हर रात निकल रहा होता मैं। चलो। टैक्स रेवेन्यू। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। पाजे भी मैंने इमेजिन कर लिया तो कुछ चेन खींचते हुए। मैंने सोचा पाजी को मैं पीछे स्कूटी पे बिठा के लेकर गया, हम दोनों जने ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा तू चला रहा है क्या? बात तो वही है देख, जितना पाप तूने करा उतना मैंने ही करा, चाहे चेन मैंने खींची हो, लेकिन चलाते तू भी रहा था। टैक्स रेवेन्यू। It refers to sum total of receipt from taxes and other duties imposed by the government compulsory payment। तो सरकार के पास जो टैक्सेस से पैसा जो आता है ना, रेगुलर नेचर का पैसा है, तो ये कौन से रिसिप्ट होती है दोस्तों? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट के पास और कई जगहों से पैसे आते हैं सर। कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं सर? ये सारी जगह है जहां से सरकार के पास पैसे आते हैं सर। इंटरेस्ट से पैसा आता है, प्रॉफिट डिविडेंड से, फीस से, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एस्टीट्स, गिफ्ट ग्रांट्स, फॉरफीचर और स्पेशल असेसमेंट, ये सारा क्या है? अदर देन टैक्सेस सरकार के पास यहाँ से भी क्या आते हैं सर? पैसे आते हैं सर। इंटरेस्ट समझाओगे हमें? सर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है जो कि उसने किसको दे रखा है? स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, पब्लिक एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड द पब्लिक, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक। तो सरकार के पास पैसे की कभी नहीं है, सरकार ने लोगों को पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, और उनसे सरकार के पास क्या आ रही है? इंटरेस्ट आ रही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सर सरकार की जो अपनी पीएसयूज है, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार की अपनी जो खुद की कंपनीज है, जैसे एलआईसी, रेलवेज, भेल, थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सर जो सामान जो बिकता है उससे क्या आते हैं सर? प्रॉफिट्स आते हैं। तो ये प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। एंड इट गेट डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। प्रांजल भाई इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करो फटाफट से। ये येलो येलो। अब जैसे मान लो सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, खरीद रखे रिलायंस के शेयर, तो शेयर्स के ऊपर किसकी कमाई आती है सर? डिविडेंड के पैसे आते हैं। तो ये गवर्नमेंट की कौन सी इनकम होगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया सर। फीस रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे कोर्ट के अंदर आप कोई केस फाइल करते हो तो दोस्तों कोर्ट फीस पे करनी है, केस के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। तो सरकार आपसे क्या लेती है सर? पैसे लेती है, बिकॉज जजेस वगैरह की क्या निकालनी है? सैलरीज निकालनी है ना। कोर्ट रूम वगैरह जो स्टाफ वगैरह होते हैं, उन स्टाफ की क्या निकालनी है बच्चों? सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो उस वजह से, और उसको क्या बोलते हैं? खत्म कर दे भाई, क्या कर रहे हैं? 18 लाख क्या? जॉब लगी है तेरी? चलो। कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। आगे लाइसेंस फीस की अगर मैं बात करूं, इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग, दैट इज लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन फॉर टेकिंग अ गन। अगर आपको गन रखनी है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना। आपको अगर मान लो एक वो खोलना है सर, दुकान खोलनी है सर, लिकर की शॉप खोलनी है सर, तो सरकार को आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी, वो आपको अप्रूवल देगी, उसके बाद ही आप वो चीजें क्या कर सकते हो सर? इस समाज में बेच सकते हो, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, दे रेफर्स टू दोस पेमेंट व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन द लॉ ब्रेकर। तो जैसे मान लो आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, आगे बाइक वाले अंकल जी खड़े हुए तो ना रोक लिया, अब वो पैसे आपसे लेंगे पेनल्टी, वो पेनल्टी भी सरकार के पास गई, तो सरकार की क्या होगी? फाइन्स एंड पेनल्टी से इनकम होगी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ एस्टीट्स, बता। जैसे हाँ, भाई मेरा एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। उसके आगे किसी कोई नहीं और उसकी बेल में नहीं लिखा हुआ कि कंपनी कौन सा है उसको तो उसके मरने के बाद वो सारी कंपनी मोदी जी को, वो सारी चीजें मोदी जी को हो जाएगी। मान लो एक बंदा पैदा हुआ है ना, कहाँ पे? किसी आश्रम वगैरह में, अनाथ आश्रम में पैदा हुआ, या उसके मम्मी पापा उसको देगा, उसको पता नहीं कौन है कौन, और बड़ा होके बड़ा आदमी बन गया, पैसे वैसे आ गए उसके पास। अब उसका अभी कोई शादी वादी हुई नहीं थी, उस बेचारे की कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो गए, भगवान जी के पास चला गया। अब उसके पास इतनी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी? किसकी होगी? सरकार की हो जाएगी। मोदी जी आ जाएंगे, मित्रों सारा मेरे को दे दो, 1 रुपया भी नहीं छूटना चाहिए। चलो, इसको क्या बोलते हैं? एस्टीट्स।
इट रेफर्स टू द क्लेम, क्लेम क्लेम, खा जाएंगे, क्या खा जाएंगे, सरकार खा जाएगी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन जो मर गया विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर, या फिर विल। ना तो आपकी विल है ना लीगल हायर। रितिका, लीगल हायर का मतलब क्या होता है दोस्त? लीगल हायर का मतलब बेटा हायर है, हेयर नहीं है। इसका कोई बालों से लेना देना नहीं है। लीगल हायर कौन होता है? अगर मैं आपसे नहीं पूछता तो आप तो कभी मेरे से पूछने भी नहीं वाले थे सर लीगल हायर क्या होता है। मैं तो आगे निकल जाता। क्या होता है लीगल हायर? पलक। लीगली हायर कर देना, किसको लीगली हायर कर देना? कैब वाले भैया को, मोदी जी को हायर कर देना। ओहो। प्रीत। हिंदी बेटा। लीगल हायर नहीं पता? बताओ क्या हाल चल रहा है बच्चों का। आशीष भाई, लीगल हायर क्या होता है? अगर मैं ना पूछूं तो ये कभी बच्चे मेरे से पूछे ना रोक के सर ये लीगल हायर क्या होता है? हम बस रट्टा मार लेंगे बेटा, यकीन मानना तुम लोग सारे के सारे भी बैठे रह जाओगे जीवन में। सच्ची में बता रहा हूं। अगर तुम पढ़ाई लिखाई को बिना सोच समझ के अगर पढ़ लेते हो या अनमने मन से पढ़ते हो। क्या आशीष, लीगल हायर क्या होता है? पीछे आपको एंटरटेनमेंट लक्ष्य, हाँ वही लक्ष्य बताओ बेटा। सर जैसे कि किसी की डेथ हो गई, उसके जो पैसे किसको मिलेंगे, लीगल है उसको कहते हैं। हाँ ठीक है लक्ष्य, सही बताया तूने। लीगल हायर जिसका पीछे कोई नहीं है प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने के लिए, बीवी बच्चे चाचा चाची मामा मामी, कोई भी फैमिली में कोई है ही नहीं। लीगल हायर कौन होता है? कल को अगर किसी के अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हायर कौन है? उसके बच्चों को पैसे मिल जाते हैं। तो लीगल हायर इज समवन फ्रॉम द फैमिली जो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। या फिर अगर आपका कोई था नहीं तो आपने कोई बिल भी नहीं बना रखा। अब जैसे मान लो वो बंदा था, वो बंदा बोल जाता कि जो भी अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है तो सारा जो अनाथालय है उसको सारे पैसे मिल जाएंगे। तो सारे के सारे पैसे किसको मिलते हैं सर? उस ट्रस्ट को मिल जाते हैं जिसने उसको पाल पोस के बड़ा करा। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट रिसीव गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सरकार को बाहर की किसी गवर्नमेंट से क्या मिला? गिफ्ट मिला। ग्रांट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल हेल्प मिली। नॉट अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो कभी किसी महीने मिल गया कभी नहीं मिला। ये थोड़ी ना मोदी जी हर किसी को फोन करते रहेंगे, अरे जो भाई कुछ पैसे भेज रहा है क्या? ठीक है, ऐसे थोड़ी ना। चलो, फोर फीचर्स, four feature there, these are in the form of penalties and are imposed on the court for non fulfillment of compliance orders or non fulfillment of contract। प्राची, याद है क्या था इसके अंदर? ओह, याद है किसको? पढ़ के अगर याद आ जाए तो एक बार। कोर्ट लगा दिया। कोर्ट ने बोला था कि भाई तेरे को, कोर्ट केस चल रहा था, ये मान लो किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती घुस गया और इसने बोला कि ये तो मेरे पापा की है, मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो वो, चलो मान लो योगेश है किसी प्रॉपर्टी में घुस गया, अशोक विहार में 500 गज की कोठी में घुस गया योगेश और जाके बैठ गया, कहने लग गया ये कोठी मेरे पापा की है, तुम लोग यहाँ से निकलो। अब उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस बंदे की नहीं, और इसने कर दिया ये प्रॉपर्टी हमारी। अब पता चला कि वो योगेश की नहीं थी, वो उसी बंदे की थी जिस जो घर में जो रह रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि योगेश भाई तो अपना जो भी घर, जो भी तो तू सामान लेकर जो तू घुसा है उसको बाहर 10 दिन के अंदर बाहर निकल जाएगी। ये घुसा ही नहीं, बैठा हुआ 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, फिर कोर्ट का बुलावा आएगा दोबारा से, कहेंगे बेटा अब तू हमें क्या देकर जा, पेनल्टी देकर जा। क्या देकर जा? पैसे। तूने कोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट का क्या करा है? वायलेशन करा है। तूने कोर्ट के कानूनों को क्या नहीं करा सर? रूल्स को फॉलो नहीं करा। हाँ वो अलग बात है, फिर वो पहुंचेगा ही नहीं कोर्ट के अंदर। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ, दोनों जने की घर में रह रहे हैं सर, उसी बंदे को उड़ा देते हैं। नहीं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स। जो कोर्ट ने आपको जो ऑर्डर जो दिए थे आपने फॉलो नहीं करा, फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तुम मेरे को फीस दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब तुम मेरे को फीस दो मैं तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगा। पता चला मैंने फीस ले ली और उसके बाद मैं गोवा पहुंच गया बच्चों, मैंने यहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाई। अब क्या होएगा? उसके बाद क्या होएगा सर? तुम लोग कहाँ पहुंचे? अब ओला वालों के साथ क्या हुआ? कंज्यूमर कोर्ट। सर ये बंदा अपने आप को टीचर बताता था और ये हमसे फीस वीस लेके गोवा सेटल हो चुका है सर। अब हम क्या करें सर?
समझ रहे? तो ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मैं फीस लूंगा, आपको सिलेबस करवाऊंगा, अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा तो आप क्या कर सकते हो सर, कोर्ट केस कर सकते हो। सरकार मेरे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी, भाई तू धोखा देता है बच्चों को, बच्चों को, वो भी छोटे छोटे 11th क्लास 12th क्लास। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोस प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों अभी 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 कल क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर। मेरा जो घर है उसके सामने दोस्तों एक चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, एक चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। अब उस पार्क की वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। मेरा जो घर जो था, मान लो अगर वो 60 लाख रुपीज का है, तो वो 60 लाख की वजह से कितने का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, क्योंकि सामने क्या बन रहा है, बच्चों का पार्क। पार्क से क्या आएगी, ताजी हवा। अब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बढ़ गई। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ गई, तो बीच में मोदी जी क्या बोलते हैं, भाई तेरे को क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चा तो सरकार कर रही है सब पार्क बनाने का, और मजे तू ले जाएगा क्या अकेला। तो क्या बोलते हैं, थोड़े मजे हमारे साथ भी क्या कर लो, शेयर कर लो। मेरे घर के सामने चिल्ड्रन पार्क। हाँ हाँ, मजाक करो भाई, समझाने के लिए, तुम समझते नहीं। शासनगर में बनेगा क्या चिल्ड्रन पार्क, नहीं नहीं नहीं, जहाँ खाली जगह मिल जाए वहां चिल्ड्रन खुद पार्क बना देते हैं उसको। नहीं, अब मेरी स्कूटी खाली करी हुई थी, उसको पार्क बना दिया मैं। वो सही बात है भाई, बच्चे बहुत चिड़े हुए हैं आजकल, टेस्ट वेस्ट बहुत चल रहे हैं ना। कह रहे सर एक बंदा निकलता है 7 बजे के बाद, ब्लू कलर की 11th क्लास के बच्चे, नीली स्कूटी पे, ओला पे। चलो बाय बाय। यहाँ तो पढ़ते हैं, आज इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करते हैं। नहीं